और किशनगंज की असेंबली सीट से मजलिस की कामयाबी के लिए और बीजेपी की शिकस्त के लिए अपने 25 साल कांग्रेस की से वाबस्तगी को खैराबाद किया। और मैं उनको मुबारकबाद इसलिए भी देता हूं कि वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब दम नहीं है पूरे मुल्क में मोदी से मुकाबला करने के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी में दम होता, हौसला होता, कोई प्लान होता, कोई सोच और फिक्र होती, तो मोदी आज हिंदुस्तान के लोकसभा में 280 लोक सीट पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। ये कांग्रेस की कमजोरी, ये कांग्रेस की नाहिली की वजह से कांग्रेस में अक्लमंदी होती, कांग्रेस में दूरंदेशी होती तो वो बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकती। मगर आज अगर हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है तो इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है, क्योंकि हमने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया। मैं यहां पर आप तमाम से एक बात पूछना चाहता हूं, बताइए क्या कभी हमने बीजेपी को वोट देना तो दूर की बात, क्या कभी हमने सोचा भी कि बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, हम सोचते भी नहीं है। तो फिर कैसे मोदी 280 सीट पर कामयाब हो गया? कांग्रेस पार्टी उसको रोकने में नाकाम क्यों हुई? अगर इतनी पुरानी पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी है, इतने बड़े बड़े लीडर उनके पास हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोच रखने वाले उनके पास जय्यत कायदीन है, तो फिर क्यों नहीं बीजेपी को रोक पाए? कैसे बीजेपी उत्तर प्रदेश में 70 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल कर ली? क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा सीट पर बीजेपी और शिवसेना कामयाब हो गए। क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? मध्य प्रदेश में सफाया हो गया कांग्रेस पार्टी का। क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? राजस्थान से बीजेपी एक पूरे सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? दिल्ली से सफाया हो गया। क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आजाद हार गए। क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? छत्तीसगढ़ से तुम्हारा सफाया हो गया। क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? इन तमाम रियासतों में बीजेपी कामयाब हुई। इन तमाम रियासतों में मुस्लिम अक़लियत और दलित ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। मगर सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस का वोट बीजेपी के पास कैसा चला गया? यह आपको सोचना है। दिल्ली में बीजेपी कामयाब हो गई, मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था, कांग्रेस साफ हो गई। जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन हार गए, मजलिस नहीं लड़ी, मां बीजेपी पीडीपी कामयाब हो गई। झारखंड बाजू रियासत में हम नहीं लड़े, बीजेपी कामयाब हो गई। हरियाणा में हम नहीं लड़े, बीजेपी कामयाब हो गई। बताइए फिर इसका जिम्मेदार मैं कैसा हो गया? इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को ख्वाब में भी खाली ओवैसी नजर आ रहा है, मोदी नजर नहीं आ रहा है इनको। हिंदुस्तान में इनको कोई नजर नहीं आता, सिर्फ ओवैसी नजर आता है इनको। अच्छा है एक ही मर्द तो मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। सब जगह पर तुम हार रहे, ओवैसी आया, मजलिस आई, ये हरा झंडा उठाकर आ गई। क्यों इतनी नफरत है तुमको हमारे हरे झंडे से? क्यों इतनी नफरत है तुमको हमारी हरे झंडे से? क्या वजह है तुमको इतनी नफरत रखने की? अगर आज हमारा ये हाल है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे मुल्क में, तो यकीनन इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा, बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा। मैं आपको ईमानदारी से साफ साफ बता रहा हूं कि बीजेपी इख्तियार में आई तो कांग्रेस पार्टी की वजह से आई। अगर वो सही मुकाबला करते, सोचते, बात सुनते, मगर नहीं, गलती पे गलती करे और तोहफे में लाकर दे दिया बीजेपी को कि आओ हिंदुस्तान के इख्तियार पर तुम कब्जा करके बैठ जाओ।
लोकसभा में 44 कांग्रेस की सीटें हैं। इसका जिम्मेदार मैं हूं, आप हैं। 44 सीट तुमको कैसे आए? 208 इनकी लोकसभा की सीटें थी और हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोकसभा की सीट पर लड़ी। कांग्रेस 208 से 44 पर आ गई। इतने सीट कैसे तुम हार गए? मेरी वजह से हारे या तुम्हारी नाहिली की वजह से हारे? मगर अपनी गलती को, अपने कमजोरियों को, उसका मुहासबा नहीं करना चाहते, मगर उठा देते उंगली असदुद्दीन ओवैसी पर। अरे तुम मुझ पर उंगली नहीं उठा रहे हो, बल्कि तुम हिंदुस्तान के गयूर 17 करोड़ मुसलमानों को शक की निगाहों से देख रहे हो। हम तो बीजेपी का कभी वोट नहीं दिए, ना देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर तुम्हारा वोट कहां गया? तुम्हारा प्रकाश का वोट कहां गया? तुम्हारा बड़े बड़े लोगों का वोट कहां चले गया? मोदी के गोद में कैसा चला गया? कभी उसके बारे में सोचा तुमने? तुम्हारा वोट तुमको छोड़कर भाग गया और तुम ये समझ रहे हो कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, कि हम जिंदगी हमारी सिर्फ तुम्हारी गुलामी करते रहेंगे। आज सीमांचल बिहार का क्या हाल है, मैं आपके सामने साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूं कि सीमांचल का यह इलाका हिंदुस्तान का सबसे पसमानदा पिछड़ा इलाका है और इसकी पसमानदगी, इसके पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। कितने साल बिहार प्रदेश पर कांग्रेस की हुकूमत रही, कौन सा काम सीमांचल में हुआ? आरजेडी को 15 साल आपने हुकूमत करने का मौका दिया, क्या सीमांचल में इंसाफ हुआ? जेडीयू को मौका मिला हुकूमत करने का बीजेपी के साथ, क्या सीमांचल से इंसाफ हुआ? सीमांचल से कोई इंसाफ नहीं करता। आखिर क्यों इतनी नफरत है सीमांचल से, हम पूछना चाहते हैं। मुझ पर तुम गाली देते हो, मुझ पर इल्जाम लगाओ, ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर मेरे सवाल का जवाब दो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लोग और बीजेपी के लोग। मैं सीमांचल के गरीब की तरफ से तुमसे सवाल करता हूं। मैं सीमांचल के हर उस मजहबी तबके के अवाम की तरफ से तुमसे सवाल कर रहा हूं कि सीमांचल में जिले किशनगंज की आबादी 17 लाख पर मुश्तमिल है। 17 लाख के जिले में कितने प्राइमरी के स्कूल हैं? तो मालूम हुआ किशनगंज जिले में प्राइमरी स्कूल है 1050। 17 लाख की आबादी वाले जिले में 1050 स्कूल है और कैमूर में जहां की आबादी सिर्फ 14 लाख है, वहां पर 3045 प्राइमरी स्कूल है। आप सोचो वोट कटवा कौन है फिर? कौन तुम्हारा दुश्मन है? मैं आप तमाम से एक सवाल कर रहा हूं, जवाब मुझे अब मत दो। यहां पर आराम से घर को जाओ, जब घर को जाएंगे तो अपने घर वालों के साथ बैठकर पूछना कि एक जज्बाती किस्म का आदमी हैदराबाद से आया था, चेहरे पर दाढ़ी थी, सर पर टोपी थी, वो हमसे कह रहा था कि किशनगंज में, जिले किशनगंज में 1000 स्कूल है 17 लाख की, तो कैमूर में जहां पर 14 लाख की आबादी है, मुंगेर में माफ करना, वहां पर 3000 स्कूल। मैं आप तमाम से थोड़ी देर के लिए पूछ रहा हूं कि आपको ख्वाहिश नहीं है कि आपकी औलाद पढ़े लिखे तालीम हासिल करे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे स्कूल को जाएं, इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाएं? अरे हम उस कौम से हमारा ताल्लुक है। जब रब्बुल आलमीन ने पहली आयत को नाजिल किया तो क्या कहा? इक़रा पढ़ो, और आप हमको स्कूल नहीं देते। पूरे किशनगंज जिले में 1045 प्राइमरी स्कूल है। सुन लो मेरे अल्फाज को, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, तुम इनके गिरबान पकड़कर पूछो कि मेरे घर में मेरे बच्चा और बच्ची को मैं स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, बताओ इनका मुस्तकबिल का क्या होगा? अरे रईसजादों के स्कूल में, बड़े बड़े पैसे वालों के स्कूल है, रईसजादों के बच्चे तो स्कूल में चले जाते हैं, मगर किशनगंज का गरीब का बच्चा कहां जाएगा जब स्कूल ही नहीं है?
यह आपके सवाल का जवाब, अगर मेरा सवाल सही लगा तो फिर 5 नवंबर के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल तो अपने स्कूल के लिए कांग्रेस को नहीं तहसील को वोट देकर कामयाब करें। दूसरी बात, आपको मालूम कि किशनगंज में, जिले किशनगंज में कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते, 10वीं जमात के बाद कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते। ये रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान में किसी जिले का इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं होगा। पूरे किशनगंज जिले में 10वीं जमात के बाद 92% बच्चे स्कूल को छोड़ देते। 92%। कांग्रेस वालों सुनो, मैं तुम्हारे कान में पुकार कर कह रहा हूं, अगर तुम जिंदा हो तो सुनो मेरी बात को। आखिर क्यों किशनगंज में 92% बच्चे स्कूल छोड़ देते 10वीं जमात के बाद? आप विधानसभा के, आप 15 साल एमएलए रहे ना, कितने स्कूल खोले बता दो आवाम के सामने। बोल दो ये झूठ बोल रहा था, मगर नाम बताओ कहां पर खोले। कितने हाई स्कूल है किशनगंज के जिले में? आपको जानकर हैरत होगी कि 17 लाख वाले किशनगंज जिले में सिर्फ 25 हाई स्कूल है। कितने हाई स्कूल है? सिर्फ 25 हाई स्कूल है। और कैमूर में कितने हाई स्कूल है? करीब 60 कैमूर में हाई स्कूल है। क्यों नफरत है किशनगंज जिले से? क्यों नफरत है इस सरजमीन पर बसने वाले इंसानों से? क्या ये इंसान नहीं है? क्या किशनगंज जिले के आवाम में उनके मां बाप ने ख्वाब नहीं देखते होंगे कि मेरा बच्चा और बच्ची तालीम हासिल करे, काबिल बने? क्यों नहीं इनको तालीम के जेवर से आरास्ता करते? इसका जिम्मेदार कांग्रेस, इसका जिम्मेदार मोदी, इसका जिम्मेदार आरजेडी, इसका जिम्मेदार जेडीयू, इसका जिम्मेदार ओवैसी नहीं है। ओवैसी आया है तुमको समझाने के लिए, ओवैसी आया है तुमको अपना हक लेने के लिए, ओवैसी आया है कि मिलकर इनको मुकाबला करेंगे और ताकि बिहार की विधानसभा में कोई सीमांचल की आवाज उठाने वाला हो। ये हमारा काम है। बताइए आप, ये आदादो शुमार क्या कह रहे हैं? ये आदादो शुमार क्या कह रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूं तमाम पार्टीज को कि ये तुम्हारे आरटीआई से हासिल किए गए फिगर्स हैं। बताओ इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। और फिर जाकर देख लो आप, छोटे स्कूलों में गरीब का बच्चा जाता है, क्यों जाता है? वहां पर खाना मिलता, घर में खाना नहीं है। कपड़ा मिलता, कपड़ा नहीं पहना सकते। मगर हाई स्कूल जाते तो वहां पर ना खाना मिलता ना कपड़ा मिलता। आप कब तक इन्हीं बातों पर आज ये ओवैसी आया, ओवैसी आया? हाँ, ओवैसी आया है किशनगंज को। याद रखो जो मुझको कह रहे हैं, जब तक अल्लाह इस जिस्म में आखिरी सांस रखेगा, मैं किशनगंज नहीं बल्कि पूरे सीमांचल को जाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने मौका दिया है, तो यकीनन पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में जाकर गरीबों को जगाऊंगा और उनके आप को दिलाकर होगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे इल्जाम, तुम्हारी ये बोखलाहट मुझे रोक नहीं सकती, तुम्हारे इल्जाम मुझे रोक नहीं सकती। मेरा काम है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपने पसंद के नुमाइंदे को वोट डालकर कामयाब करें। 15 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है मेरे अजीज दोस्तों। किशनगंज जिले से नाइंसाफी पे नाइंसाफी होती रही। अच्छा, यहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट एक डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है ना। इनसे पूछो आप कांग्रेस पार्टी से, किशनगंज जिले में 1 लाख के ऊपर कितने डॉक्टर हैं एमबीबीएस? आपको मालूम कि 17 लाख पर 1 लाख पर कितने डॉक्टर हैं किशनगंज में? एमबीबीएस डॉक्टर कितने? 17 लाख के ऊपर। पूरे जिले में 1 लाख आवाम के ऊपर 2.21 डॉक्टर है एमबीबीएस के। डॉक्टर साहब को मिला भी लिए तो 2.2 है। अब बताइए आप कौन इंसाफ करेगा?
अच्छा, वहीं पर चले जाइए, बाजू का जिला आपका बक्सर चले जाइए, वहां पर आबादी किशनगंज से जिले से करीब है। वहां पर 1 लाख पर 5 MBBS डॉक्टर हैं। क्या कांग्रेस वाले हुकूमत से लड़ नहीं सकते थे? पूछ नहीं सकते थे कि हमारे बच्चों का इलाज के लिए MBBS डॉक्टर की जरूरत है? कौन सा इलाज किया आपने, बताओ हमको। आप खुद MBBS डॉक्टर हैं। बक्सर में 1 लाख पर 5 MBBS डॉक्टर और किशनगंज में 1 लाख पर 2 डॉक्टर। क्या इससे हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा? पड़ता है। कैसा पड़ता है, सुन लो आप। किशनगंज में जिला हेल्थ सोसाइटी फंड है। कितना मिलता है किशनगंज जिले को? 9 करोड़ 65 लाख। बक्सर को कितना मिलता है? 13 करोड़ 75 लाख। क्या कांग्रेस वालों तुम क्या अंधे हो चुके हो? क्या RJD वालों तुम्हारे दिलों में, सीने में जिगर नहीं है? क्या किशनगंज जिले में इंसान क्या जानवर बसते हैं क्या? अरे हम इंसान हैं, गरीब हैं तो इंसान तो है ना। जब बक्सर में इतना पैसा तो हमको क्यों नहीं मिलता? कि जो नवमूलक बच्चों की अमवात होती है किशनगंज में और मुंगेर में कितनी होती है? किशनगंज में करीब 60% हमारे बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं। मुंगेर में खाली 45%। बताओ, इसके बाद भी तुम कांग्रेस को वोट दोगे क्या? कभी जाकर उस घर में, उस झोपड़ी में झांक कर देखते कि जिस मां ने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा और 9 महीने के बाद अगर जिस बच्चे को पैदा करती है और पैदा करने के महीने 2 महीने के अंदर वो बच्चा मर जाता है, तो बताओ उस मां पर क्या गुजरती होगी, उस बाप पर क्या गुजरती होगी? क्यों गुजरती है? क्योंकि हुकूमत पैसा नहीं देती हमको। ये लड़ाई मंजलिस की है, ये लड़ाई ओवैसी की है, इंसाफ की लड़ाई है, गरीबों के हक की लड़ाई है कि जिस झोपड़ी में गरीब रहता है उसके बच्चे की जान की हिफाजत हो। जिस झोपड़ी में गरीब रहता है उसके बच्चे को स्कूल मिले। जिस झोपड़ी में गरीब बच्ची रहती है उसको हाई स्कूल मिले। जिस झोपड़ी में नौजवान रहते हैं उनको रोजगार मिले। मगर यहां क्या बात होती है? नहीं, ओवैसी क्या करेगा, ओवैसी आया। मेरे अजीज दोस्तों, इन चीजों को आपको सोचकर 5 नवंबर के दिन एक तारीखी फैसला आपको करना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मुझे वोट मत दो, मैं तो इस जमीन की ग़िज़ा बनूंगा कभी ना कभी इंशाअल्लाह। तस्वीरुद्दीन को भी वोट मत दो, मंजलिस के भी नाम पर वोट मत दो। तुमने 60 साल कभी कांग्रेस को दिया, तो कभी लालू को दिया, तो कभी इनको दिया, कभी उनको दिया। क्या एक मर्तबा किशनगंज जिले की आवाम, कोचा दामन और किशनगंज की आवाम एक मर्तबा अपने लिए वोट दे दो? अपने लिए वोट दे दो, किसी को मत दो, अपने लिए वोट दो। अपने मुस्तकबिल के लिए वोट दे दो, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट दो, अपने बच्चों के तालीम के उसूल के लिए वोट दो, ताकि हमारे बच्चे पैदा होने के बाद ना मरे। ये इसलिए आपको वोट देना। नीतीश की गवर्नमेंट क्या वादा किया था? वादा किया था, नहीं किया था कि किशनगंज को चाय का मरकज बना दिया जाएगा। वादा किया था ना नीतीश ने। कहां गया चाय का मरकज? फिर यहां से चाय बनती है किशनगंज जिला, पूरा बिहार में सबसे ज्यादा चाय की पैदावार किशनगंज में। और कहां पर जाकर बिकती है? विद्यानगर में चाय बिकती है। अनानास की कीमत कहां है? यहां अनानास हम उगाते हैं, मेहनत करता है किसान, और बंगाल हिंदुस्तान में 90 रुपए किलो बिकता है। क्या कभी इसी तरह आप इस्तेसाल कराते रहेंगे? आज जागने का वक्त है, आज उठने का वक्त है आपके पास। और मंजलिस यही चाहती है कि किशनगंज की गरीब आवाम को उनका हक मिले। यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये कांग्रेस गठबंधन बोलती है ना ओवैसी ऐसा, ठीक है, मैं एक और चैलेंज कर रहा हूं। बताओ याकूब मेमन के बारे में तुम्हारी क्या राय थी, उसकी फांसी के बारे में?
इनसे। एक दीवाना आया था हैदराबाद से, वो तुमको चैलेंज कर रहा, बताओ तुम्हारी क्या राय थी याकूब के फांसी के बारे में। मेरी जो राय थी हिंदुस्तान के सारे अखबारात ने लिखा, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मगर मैं एक ही बात कहता रहा कि मेरी जो राय थी वो इंशाअल्लाह ताला खबर में जब तक जाऊंगा वही मेरी राय रहेगी। बताओ आपकी राय क्या है? कांग्रेस पार्टी आपकी राय क्या है याकूब के बारे में? बताओ, तुमको बताना पड़ेगा। कांग्रेस अगर यह समझ रही है कि सियासत खेल उनको ही खेलना आता, नहीं कांग्रेस पार्टी, सियासत हमको भी खेलना आता है। सियासत निकली तो हमारे पास से सियासत निकली, सियासत हम भी जानते हैं। मैं जब कांग्रेस पार्टी के साथ 2004 से 2008 तक मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा था तो बहुत अच्छा था, दूध का धुलावा था, उनका प्यारा था, उनका दुलारा था। जब 2012 के बाद हमारे रियासत उस वक्त के आंध्र प्रदेश में फसाद हुए, जुल्म हुआ, तो हमने कहा हम छोड़ते हैं तुम्हारे इत्तेहाद को। तो जब से हमसे नफरत शुरू हो गई। मगर 2004 से 2012 तक साथ थे तो सेक्युलर थे, क्योंकि इनके साथ थे। जब इनसे मुकाबला कर रहे तो इल्जाम लगा दिए कम्युनल। क्या कांग्रेस पार्टी कोई दुकान खोल के बैठी है क्या? जो उनके पास आएगा स्टैंप लगा देंगे। कोई पान की दुकान है क्या कि पान में इलायची डालेंगे, जर्दा डालेंगे और ये पान खाइए तो सेक्युलर हो गए, नहीं खाए तो कम्युनल हो गए। नहीं खाऊंगा तुम्हारा पान, मैं चूसता हूं उस पान को। मुझे सेकुलरिज्म की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा सेकुलर है तो मुस्लिम अकलियत और दलित है। हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराया। हिंदुस्तान हमारी सरजमीन है, हम इसी मुबारक सरजमीन में पैदा हुए। और अगर जो हम पे शक करता है कि मुसलमान, जैसा कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कहा, अगर बीफ खाना है तो भारत में रहना है तो बीफ खाना छोड़ दो। क्यों? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान हमारे बाप का मुल्क है, हम जो चाहे खाएंगे। अब ये कांग्रेस बोल सकती है ऐसा? बोलेंगे नहीं बोल सकते, भड़काऊ भाषण। अरे ओवैसी बोलता, उसकी आदत है। अरे जब ओवैसी बोलता है तो इन गरीबों की दिल की आवाज बनकर बोलता है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बोला तो हमने प्रेस को बोला कि वो जो चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं बोल रहा है, कोई माफिया डान की तरह बोल रहा है, कोई बाहुबली की तरह बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या बोली? नहीं ऐसा नहीं बोलना था, वैसा बोलना था। हमको ये मसलियत नहीं आती। हमको मसलियत के नाम पे बुज़दिली का पैगाम देने के लिए मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हूं। यकीनन मसलियत से काम लेंगे मगर बुज़दिली को नहीं अपनाएंगे। हिंदुस्तान हमारा है। पूछो जाके उन उलमाओं से। मैं जब कहता हूं हिंदुस्तान हमारे बाप का, क्यों है? क्यों हिंदुस्तान हमारे बाप का? आपको मालूम क्यों है? उलमाओं से पूछो। हजरत आदम पहला कदम यहां रखे थे तो हमारे अब्बा का हुआ नहीं हुआ? अब्बा की जमीन पर अगर हमारे को आके कोई बोलेगा कि नहीं, तेरे बाप की सर जमीन पे आके कोई बोलेगा ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आप बोलेंगे कहां ठहरा है? बाप की जमीन पे खड़ा है, बेटे को बोल रहा है क्या खाना नहीं खाना। ये ओवैसी बोलता है, ये नहीं बोल सकते। और फिर बोलते ऐसा है। हम सब बोलते हैं, कानून के दायरे में रहकर बोलते हैं। हम कानून को उल्लंघन करने के लिए नहीं, मगर हिंदुस्तान की जमहूरियत, हमारी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी हमको इजाजत देती है कि हम अपने पसंद से अपने उम्मीदवार को वोट डालें। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, मैं उन गरीब मजलूमों की तरफ से तुमसे भीख मांग रहा हूं कि अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, खुदा के लिए तहसील को कामयाब कर दो, कामयाब कर दो उसको।
ताकि तुम्हारी गुर्बत का जो मजाक उड़ा रही है कांग्रेस पार्टी के लोग, हम इनको आईना दिखाएंगे, हम इनको आईना दिखाएंगे। यह आपने पंजे का साथ दिया, मगर पंजे ने आपका हाथ छोड़ दिया, बाबरी मस्जिद चले गई। पंजे ने तुम्हारा हाथ छोड़ा, भागलपुर का फसाद हो गया। तुमने पंजे का साथ दिया, हाशिमपुरा का फसाद हो गया। तुमने पंजे का साथ दिया, आसाम की नदियों में नली में मासूम लोगों के खून की होली खेली गई। पंजे ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। पंजे का साथ दिया सिखों ने, तो दिल्ली के रोडों पर सिखों का कत्लेआम हुआ। बताओ, अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, उनका पंजा नहीं, तुम्हारे हाथ काफी अपने तहफ्फुज़ करने के। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे बाजुओं में बहुत दम है। इन बाजुओं पर भरोसा करो और परवरदिगार की जात पर भरोसा करो और तस्वीर को कामयाब करो। हम अल्लाह पर तवक्कल करने वाले लोग हैं, हम डरने और घबराने वालों से नहीं हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात और कहना था, हमारे बड़े वजीर आजम मिस्टर मोदी, क्या हाल हो गया मिस्टर मोदी का, देखो आप नाम लिए तो लोग हंस रहे। मैं कोई जोक नहीं बोल रहा। मिस्टर मोदी, क्या हाल हो गया आपका, क्या हाल हो गया आपका। आपके वादे कहां गए? आप कहते थे ब्लैक मनी आएगा, ब्लैक मनी आएगा। कितना ब्लैक मनी आया बाहर से? 3,777 करोड़ रुपए। कितना पैसा आया बाहर से ब्लैक का? 3,777 करोड़ रुपए। अगर किशनगंज जिले में सबको बांट दिया जाए या पूरे हिंदुस्तान में बांट दिया जाए, एक एक के अकाउंट में कितना पैसा आएगा, बशमूल हमारे पुलिस वालों के? कितना पैसा आएगा? 18 रुपये खाली, 18 रुपये। मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे मित्रों, कहां गए अच्छे दिन? अच्छे दिन तो नहीं आए। बोले 15 लाख आएंगे। जब लोगों ने पूछा 15 लाख कब आएंगे, तो मोदी जी ने कहा प्राइम मिनिस्टर धन योजना का बैंक में अकाउंट खोलो। तो बेचारा किशनगंज का गरीब बोला अरे अकाउंट खोलता है बैंक में जाकर, पैसा आएगा। अकाउंट खोला, मगर अकाउंट खोलने के बाद अब मालूम हुआ कि खाली 18 रुपये आ सकते। मिस्टर मोदी, किशनगंज का गरीब आवाम तुमसे पूछ रहा है 18 रुपये में तो मसूर की दाल भी नहीं आती 1 किलो। कितना किलो है मसूर की दाल? मिस्टर मोदी 150 रुपया है। 18 रुपये में क्या खाएंगे हम? तो मिस्टर मोदी बोलेंगे आएंगे अच्छे दिन, आएंगे आएंगे अच्छे दिन। आप सपनों के सौदागर हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आप ये भी देखते हैं कि दादरी का वाकया हुआ, दादरी का वाकया हुआ, वो काबिल मजम्मत है। और काबिल मजम्मत इसलिए है कि एक मुसलमान मरा बोल के नहीं, मजम्मत इसलिए कि अखलाक का बेटा इंडियन एयरफोर्स में काम करता, हमारे हिंदुस्तान की फिजाओं की हिफाजत करता कि कोई पड़ोसी मुल्क का आदमी नहीं आ जाए, कोई प्लेन ना आ जाए। वो हमारे हिंदुस्तान के आसमानों की हिफाजत कर रहा, और गोश्त के नाम पर शक करते हुए घर में घुस के उसको मार दिया गया। मैं गया था वहां पे, सबसे पहले सीपीएम पार्टी की वृंदा करत गई थी, उसके बाद मैं गया। मैं जाकर जब अखलाक की 75 साल बूढ़ी मां से मिला, तो उस बूढ़ी औरत ने सिर्फ मुझसे एक ही सवाल किया कि बेटा हमको क्यों मारे, हमको क्यों मारे, मेरे बच्चे को क्यों मारे? मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? हमारे पास बकरे का गोश्त था, क्यों हमको मारे? उस मां ने कहा कि हमारी मदद करने को कोई नहीं आया, कोई नहीं आया हमारी मदद करने का। और मिस्टर मोदी का जो तहजीबी मिनिस्टर है, कल्चरल मिनिस्टर, क्या कहता है? नहीं, वो तो हादसा था, कत्ल नहीं था। हादसा था, कत्ल नहीं था। बताइए आप कि ग्रुप की शक्ल में जाकर एक गरीब को मार देते हैं, चाहे मरने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो,
इंसान तो था ना, इंसान है ना, इंसानियत की जरूरत है दुनिया को आज, मगर उसको मार दिए। तो कल्चरल मिनिस्टर मोदी का बोलता वो हादसा था। मेरे अजीज दोस्तों, फिरका परस्ती का मुकाबला करना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर यहां बनाया गया, किसने इसका सवाल उठाया? लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर देख लो। आज जो ओवैसी के नाम पर बाजा बजाते हैं, ओवैसी का नाम लेकर मुझे सारे किशनगंज में मशहूर कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, मैं सलाम करता हूं। मेरा नाम ले लेकर नौजवानों को, ज़ईफों को, उलमाओं को बता दिया कि ओवैसी कौन है। थैंक यू वेरी मच। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सेंटर किशनगंज में, एक सेंटर मुर्शिदाबाद में, एक सेंटर मल्लापुरम केरला में। यह कांग्रेस पार्टी जवाब देना मेरे को। वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद और केरला के मल्लापुरम में डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने 120 करोड़ और 108 करोड़ रुपए दिए। एक पैसा क्यों नहीं दिए? फिर क्या ओवैसी तुमको रोका था? 100 करोड़ वहां देंगे मुर्शिदाबाद को, मल्लापुरम केरला को, मगर किशनगंज से इतनी नफरत क्यों है? सीमांचल के आवाम से मोहब्बत क्यों नहीं है? क्या सीमांचल के नौजवान बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं क्या? मगर इसका जवाब नहीं दे सकते। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपकी गवर्नमेंट आके 15 महीने हो गए, आपने भी एक पैसा नहीं दिया किशनगंज के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर को। क्यों नहीं दिया? सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मिस्टर मोदी भूल जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारे उसूल है, ये हमारा पैगाम है कि किशनगंज सीमांचल से अगर इंसाफ होना है तो आपको अपने नुमाइंदे को कामयाब करना। और हमने क्या कहा कि हम सीमांचल के 6 जगह खड़ा किए, बाकी जगह मोदी को लाओ, शिकस्त दो उसको, जमानत जब्त करा दो बीजेपी की, मगर 6 जगह पर अपनी पार्टी को कामयाब करो, ताकि बिहार की विधानसभा में जब मंजलिस के असेंबली एमएलए बन के जाएंगे तो वहां पर पुकार कर बताएंगे, देखो ये आईना है सीमांचल का, ये बच्चों के स्कूल की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए पैसे की जरूरत है, किसान जो चाय बना रहा है, चाय को उसकी जरूरत है कीमत मिलने की, जो अनानास बेच रहा है उसकी कीमत मिलनी है। ये काम हम करेंगे। मगर ये लोग क्या बोल रहे? नहीं, हम 6 पे लड़ रहे तो उनको तकलीफ हो रही। और मैं आपसे वोट किस बुनियाद पर पूछ रहा हूं? ये उसूलों पर पूछ रहा हूं, मैं मजहब के नाम पर नहीं पूछ रहा हूं। सीमांचल में तमाम लोग रोते रहते हैं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप वोट देंगे तो सीमांचल की गरीब आवाम को फायदा होगा, सीमांचल में जो मुसलमान रहते हैं उनका फायदा होगा। क्या आप अपना फायदा नहीं करेंगे? क्या 5 तारीख को अपना फायदा नहीं करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, एक करवट ले लो। आपने बरसों उनको वोट दिया, एक मर्तबा अपनों को वोट दो। गैरों का हाथ पकड़ा, गैरों को वोट दिया और गैरों ने आपका धोखा किया। आज आपके पास अपनों की पार्टी आई, ये आपकी पार्टी है, ये ओवैसी आपका भाई है, ये ओवैसी आपका बेटा है, ये ओवैसी आपका चचा है, ये ओवैसी तुम्हारा गुलाम है। मैं यह जिंदगी भर जब तक जिंदा रहूंगा मैं तुम्हारी गुलामी करने को तैयार रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपना सब चीज कुर्बान करने को तैयार रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर जरूरत पड़ी, इम्तिहान का वक्त आ गया तो असदुद्दीन ओवैसी अपनी जान को भी यकीनन कुर्बान कर देगा इंशाअल्लाह ताला। मगर असदुद्दीन ओवैसी सिवाय अल्लाह के बीजेपी के आगे सर नहीं झुकाएगा। असदुद्दीन ओवैसी सिवाय अल्लाह के किसी से और से नहीं मांगेगा। मैं कांग्रेस की चौखट पर जाकर भीख मांगने वालों से नहीं हूं, मैं अल्लाह के दरबार में सर झुकाकर भीख मांगने वालों मेरा नाम है। मेरे अजीज दोस्तों, आओ जमहूरी अंदाज में 5 तारीख के दिन अपना अपना वोट दो। मेरा हक बनता आपका वोट लेने। मैं अगर इस दुनिया से जाऊंगा
तो तुम्हारे खंडों पर जाऊंगा ना। किसके खंडों पर जाऊंगा? तुम ही तो उठाकर लेकर जाओगे मुझे। कोई वो तो नहीं आके उठाएगा ना मेरे को। तुम ही तो मेरी मग़फ़िरत की दुआ करोगे, तुम ही तो मेरी खबर पर मट्टी डालोगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों, इस सियासी जंग में 5 तारीख के दिन उन लोगों को इख्तिताम पर पहुंचाना है जिन्होंने 65 साल हमसे धोखा किया, 65 साल हमसे धोखा किया। आओ एक मजबूत बनकर उठो, ताकत को इस्तेमाल करो, जमहूरी अंदाजे में अपनी ताकत को इस्तेमाल करो। और याद रखिए, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। अगर पूरे एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी। बीजेपी नहीं जीतेगी, इंशाअल्लाह ताला बीजेपी नहीं जीतेगी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है। मगर आपके शऊर का ग्राफ उठना चाहिए, आपका मिली शऊर, मिली मोहब्बत को आगे बढ़ना चाहिए। सीमांचल की वाबस्तगी का आपको वास्ता, ये सरजमीन पर आप रह रहे हैं, लाखों सलाम आप पर। कितनी तकालीफ, इतने जुल्म के बाद भी आप रह रहे हैं। मगर आज जमहूरी अंदाजे में, जमहूरी तरीके से आपको अपनी पार्टी को कामयाब करना है। 5 तारीख के दिन क्या मेरे भाई आप लोग पतंग छाप को वोट देंगे, नहीं देंगे? क्या पूरे अफराद खानदान के साथ जाकर वोट देंगे और कसरत से दुआ करेंगे हमारी कामयाबी के लिए? मैं उलमाओं से भी गुजारिश कर रहा हूं, नेकबंदों से गुजारिश कर रहा हूं, अहले दिल से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी कामयाबी के लिए दुआ करिए। ये कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। शुक्रिया। खुदा।